बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नामक छोटे से गांव में एक ऐसे शख्स का नाम था जिसे हर कोई जानता था, शाहरुख भाई। उनकी हैदराबादी बिरयानी का ठेला पूरे गांव में प्रसिद्ध था। लोग दूर दूर से उनके ठेले पर आते थे और हर बार जब वो बिरयानी खाते तो उनके चेहरे पर खुशी खिल उठती। गांव में ऐसा कोई घर नहीं था जहां शाहरुख भाई की बिरयानी न पहुंचती हो। नंदिनी, आज मौसम कितना सुहावना है। मैं सोच रहा हूँ बाजार से कुछ खाने को लाऊं, पर क्या लाऊं समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे अभी बता दो, नहीं तो मेरा मूड भी बदल सकता है। आरव, तुम्हें पता ही है, जब भी तुम बाजार जाते हो मैं हमेशा हमेशा हैदराबादी बिरयानी चाहती हूँ। अरे शीला, तुम्हारा पेट कभी भरेगा भी या नहीं? क्योंकि जब देखो तब तुम्हें एक ही चीज चाहिए होती है, हैदराबादी बिरयानी। पता नहीं तुम्हें कैसी नशा चढ़ गया है। मैं भी खाता हूँ पर रोज रोज नहीं, लेकिन तुमको चाहिए तो रोज चाहिए। जिद ऐसे करती हो जैसे छोटी बच्ची हो। हाँ ठीक है, फिर मैं अभी शाहरुख भाई के पास निकलता हूँ। जल्दी से लेना पड़ेगा, नहीं तो देर हो जाएगी। आरव तुरंत घर से निकल पड़ा। आरव जैसे ही आधे रास्ते में पहुंचा, उसने देखा कि शाहरुख भाई पेड़ के नीचे बैठे हैं। चेहरा बेहद उदास और चिंतित है। उनकी आंखों में गहरी थकान और चिंता साफ दिख रही थी। अरे शाहरुख भाई, क्या बात है? आज दुकान नहीं लगाई क्या? चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़ी मुसीबत में हो। आरव, मुसीबत बड़ी है। मैंने अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए लाखों रुपए उधार लिए थे, लेकिन माँ बच नहीं पाई। अब सिर पर लाखों रुपए का कर्ज है, जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं। ऐसे में मैं अपनी बिरयानी की दुकान कैसे खोलूं? तो फिर अब बिरयानी कैसे मिलेगी गांव वालों को? बिना पैसे के हैदराबादी बिरयानी बनाना नामुमकिन है। इतना कहकर शाहरुख भाई अपने घर की ओर चला गया और आरव सोच में पड़कर बाजार की तरफ बढ़ गया। शाहरुख भाई अपनी माँ को याद करते हुए घर में अकेले बैठे थे। कर्ज का बोझ इतना बड़ा था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। कभी अपने खाली बर्तनों को देखते तो कभी वो मन ही मन सोचते, इतना बड़ा कर्ज कैसे उतरेगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? तभी अचानक शाहरुख भाई के घर आया मुखिया का छोटा भाई करण। अरे शाहरुख भाई, क्या बात है? आपने अपना ठेला क्यों बंद कर दिया? लोग तरसते हैं आपकी हैदराबादी बिरयानी खाने को, और आप हैं कि ठेला बंद कर दिया है। क्या बात है? करण जी, अम्मी की बीमारी में मैंने बहुत कर्ज ले लिया। अब जेब में 1 रुपया भी नहीं बचा। ऐसे में ठेला कैसे लगाऊं? बस इतनी सी बात? अगर पैसे नहीं है तो पहले बताना चाहिए था ना। सुनो शाहरुख, अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो तुम्हें रोज पैसे मिलेंगे बिना किसी चिंता के। करण जी, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। बस मेरी रोजी रोटी चलती रहनी चाहिए। ठीक है, कल से तुम अपना ठेला फिर से चौपाल पर लगाओ। सारे मसाले, सारा सामान सब मैं दूंगा। तुम्हें रोज की मजदूरी मिलेगी। और मुनाफा? मुनाफा पूरा का पूरा मेरा होगा। शाहरुख भाई कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए, पर उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। ठीक है करण जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। करण ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और शाहरुख भाई के हाथ में रख दिए। ये लो, इससे मसाले खरीद लेना, और मांस की चिंता मत करना, वो मैं रोज खुद तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये सब बातें किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए, खासकर मेरे बड़े भाई मुखिया राकेश को। शाहरुख भाई ने हाँ कर दी। उन्हें क्या पता था कि ये फैसला उनके जीवन में एक नई मुसीबत लेकर आने वाला है। शाहरुख भाई अगले दिन की तैयारी सोचते सोचते सो गए। अगली सुबह चंदनपुर गांव में एक नई शुरुआत होने वाली थी। शाहरुख भाई जल्दी उठे और चुपचाप बाजार की तरफ निकल पड़े।
बाजार से शाहरुख भाई ने मसाले खरीदे और जल्दी जल्दी अपने घर लौट आए। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आए, वो एक पल के लिए रुक गए। घर के अंदर पहले से ही मांस रखा हुआ था, ऐसा मांस जिसे देखकर ये समझ पाना मुश्किल था कि वो किस जानवर का है। ये इतना जल्दी मांस कैसे आ गया? और ये कुछ अलग सा क्यों लग रहा है? एक पल के लिए उनके मन में सवाल जरूर आया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपनी मजबूरी याद की। मुझे बस बिरयानी बनानी है, ये सोचकर उन्होंने सारे सवालों को नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही देर में शाहरुख भाई की मशहूर हैदराबादी बिरयानी तैयार हो चुकी थी। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि पूरे गांव में फैलने लगी। शाहरुख भाई ने चौपाल पर अपना ठेला लगाया और देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा होने लगी। आरव, मुझे लग रहा है शाहरुख भाई ने फिर से ठेला लगा लिया है। बिरयानी की खुशबू मेरे तक आ रही है। अरे लेकिन कल तो वो कह रहा था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। फिर अचानक। तुम बस इतना मत सोचो, जल्दी जाओ और मेरे लिए बिरयानी लेकर आओ। ठीक है बाबा, तुम्हारी जिद के आगे कौन टिक सकता है। आरव सीधे शाहरुख भाई के ठेले पर पहुंचा। अरे शाहरुख भाई, कल तो आप कह रहे थे कि दुकान नहीं खोल पाएंगे और आज फिर से ठेला लगा लिया। आपने मुझसे झूठ बोला। आरव, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, मेरे पास सच में पैसे नहीं थे। तो फिर ये सब कैसे हुआ? मैं बस किसी के लिए काम कर रहा हूँ। ठेला मेरा है, बिरयानी मेरी है, लेकिन पैसा मेरा नहीं है। कौन है वो? मुझे भी तो बताओ। ये मैं नहीं बता सकता। अगर उसे पता चल गया तो मेरी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। आरव ने ज्यादा पूछना ठीक नहीं समझा, लेकिन उसके मन में अब एक छोटा सा शक जरूर पैदा हो चुका था। तभी एक गांव वाला आता है। अरे शाहरुख भाई, सुबह से परेशान हूँ। मेरी 5 मुर्गियां गायब हो गई हैं। गांव में पहली बार किसी के जानवर चोरी हुए थे। क्या? मुर्गियां चोरी? हमारे गांव में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अरे नहीं भाई, हो सकता है कोई जानवर उठा ले गया हो। अजय तो चला गया, लेकिन अब आरव के मन में शक और गहरा हो चुका था। उसी रात गांव में फिर कुछ हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। अगली सुबह हरीश काका चौपाल पर पहुंचे। वहां आरव पेड़ के नीचे बैठा था। अरे आरव बेटा, मैं बर्बाद हो गया। मेरी बकरी रात को कोई चुरा ले गया। क्या काका, आपकी भी बकरी चोरी हो गई? अब बात साफ थी, ये कोई आम बात नहीं थी। गांव में कोई चोर था और वो सिर्फ जानवरों को ही निशाना बना रहा था। ये सब उसी दिन से शुरू हुआ है जब से शाहरुख भाई ने फिर से ठेला लगाया है। तो क्या तू कहना चाहता है कि शाहरुख ही चोर है? नहीं काका, मैं पक्का नहीं कह रहा, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। शक अब एक दिशा पकड़ चुका था, लेकिन सच्चाई अभी भी पर्दे के पीछे थी। चलो काका, मुखिया के घर चलते हैं। हम ये सारी बातें मुखिया जी से कहेंगे। रास्ते में आरव और हरीश काका ने अजय को भी अपने साथ ले लिया और फिर तीनों मुखिया के घर पहुंचे। मुखिया जी, गांव में लगातार चोरी हो रही है। पहले मुर्गियां, अब बकरी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हालात बिगड़ जाएंगे। अब आपको ही कुछ करना होगा। चिंता मत करो, इस गांव में चोर ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। राकेश ने अपने छोटे भाई विक्रम को बुलाया। विक्रम, अब से ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। 2 दिन के अंदर चोर को पकड़ो और मेरे सामने लाओ। मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा।
आप निश्चिंत रहिए भैया, मैं चोर को पकड़कर ही दम लूंगा। विक्रम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जिसे कोई समझ नहीं पाया। मुखिया के घर से लौटते वक्त तीनों एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगे। मुझे तो पूरा यकीन है ये सब शाहरुख का काम है। हाँ काका सही कह रहे हैं, इतना मांस आखिर आ कहां से रहा है? अब शक आरोप में बदलने लगा था। नहीं, हमें बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। शाहरुख ने खुद कहा था कि वो किसी और के लिए काम कर रहा है। तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई जानने का सिर्फ एक तरीका है, हमें शाहरुख से सच निकलवाना होगा। पेड़ के नीचे बैठकर बनी योजना अब सच का रास्ता खोलने वाली थी। आरव, अजय और हरीश काका तीनों सीधे शाहरुख भाई के पास पहुंचे। शाहरुख भाई, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन वादा करते हैं आपका बुरा नहीं करेंगे। क्या बात है आरव? सच सच बताओ, ये मांस कहां से आता है? शाहरुख, अपनी अम्मी की कसम खाकर सच बता दो। तुम जानते हो तुम अपनी अम्मी से कितना प्यार करते हो। अम्मी का नाम सुनते ही शाहरुख भाई टूट गए। मैं चोर नहीं हूँ, मैं सिर्फ मजबूर हूँ। तो फिर कौन है असली चोर? वो विक्रम है, मुखिया का छोटा भाई। सच्चाई सामने आ चुकी थी। असल चोर कोई और नहीं बल्कि गांव का ही ताकतवर इंसान था। वही रोज मांस लाकर देता है और मुझे मना करता है कि मैं कुछ न पूछूं। अब आरव सब समझ चुका था, लेकिन सिर्फ सच जानना काफी नहीं था, चोर को पकड़ना भी जरूरी था। उस रात आरव ने एक चाल चली। वो बाजार से एक बकरी खरीदकर अपने घर के सामने बांध देता है और फिर गांव के कुछ लोगों के साथ अंधेरे में छिप जाता है। रात गहराती गई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी एक परछाई धीरे धीरे बकरी की तरफ बढ़ने लगी। वो कोई और नहीं, विक्रम था। जैसे ही विक्रम ने बकरी खोलने की कोशिश की, तभी चारों तरफ से लोग निकल आए। विक्रम भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाया। सुबह होते ही ये खबर पूरे गांव में फैल गई। मुखिया राकेश खुद वहां पहुंचे। विक्रम, तूने गांव वालों के भरोसे को तोड़ा है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू ऐसा करेगा। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तुझे इसकी सजा मिलेगी। सबसे माफी मांग। विक्रम ने सबके सामने माफी मांगी और सब लोगों ने उसे माफ भी कर दिया।